अब वक्त हो गया है देश प्रदेश का, यानी आपके राज्य, आपके शहर से जुड़ी हुई बड़ी खबरें आपको बताने का। प्रवासी मजदूर जैसे तैसे घर तो लौट गए हैं, लेकिन अब उनके सामने रोजी रोटी का संकट बड़ा सामने आ गया है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक परिवार ने खाने और दवाई के लिए महज 1500 रुपए में अपने गहने बेच दिए। लॉकडाउन में काम छीनने के बाद यह परिवार पिछले महीने तमिलनाडु से अपने गांव लौटा था। मीडिया में खबर आते ही सरकार के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन हरकत में आया और परिवार का राशन कार्ड और मनरेगा जॉब कार्ड बनवाया गया है। फतेहपुर जसोदा गांव का श्रीराम करीब 30 साल पहले शादी के बाद रोजगार की तलाश में तमिलनाडु चला गया था और तब से वहीं कुल्फी बेचकर अपनी पत्नी और 9 बच्चों के परिवार का गुजारा करता था। जब परिवार यूपी लौटा तो 10 किलो सरकारी अनाज मिला था, लेकिन जल्द ही ये राशन खत्म हो गया, जिसके बाद परिवार गहने बेचने को मजबूर हो गया। जांच करने पर ये पता चला कि ये परिवार 15 दिन पहले तमिलनाडु से ट्रेन के माध्यम से आया था। इसके बाद ये हमारे ट्रांजिट कैंप जो कृष्ण ज्योति में चल रहा था, उस आश्रय स्थल से होकर के गए तो वहाँ इनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हुआ है और इनको 15 दिन की जो राशन की किट है वो किट भी उपलब्ध कराई गई थी। सूचना के बाद हमारे बीडीओ साहब और इंस्पेक्टर वहाँ पहुँचे और उन लोगों ने देखा कि मतलब ये जॉब कार्ड इनके पास नहीं था, ये काम करना चाहते थे। इनका तत्काल जॉब कार्ड बनवा दिया गया, राशन कार्ड इनका बनवा दिया गया और इनको तत्काल राशन भी उपलब्ध करा दिया गया। फिलहाल अब इनको कोई समस्या नहीं है। आगरा का पेठा उद्योग संकट में है। लॉकडाउन में ढील के बाद व्यापार तो खुल गए हैं, लेकिन खरीदार नहीं है। जब तक पर्यटक नहीं आएंगे मंदी बनी रहेगी और नुकसान बढ़ता जा रहा है। आगरा में करीब 600 कुटीर इकाइयां हैं, जिनमें 5 लाख लोग जुड़े हुए हैं। कारोबारी सरकार से मदद की मांग कर रहे हैं। तमाम सीमाओं को लांघते हुए टिड्डियों का दल प्रयागराज की सीमा में प्रवेश कर गया है। जिले के कोराव थाने के बहराइच और कल्याणपुर समेत दर्जनों गांवों में देर रात हुए टिड्डी दल के हमले से अफरा तफरी मच गई। किसानों में दहशत है। कृषि विभाग की ओर से हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। किसानों को सतर्क किया जा रहा है। प्रभावित इलाकों में दवाओं के छिड़काव के लिए ट्रैक्टर, स्प्रेयर मशीन का भी इंतजाम कर लिया गया है। प्रयागराज में केमिकल्स का छिड़काव कर हालात काबू में किया जा रहा है। संबंधित विभागों गन्ना, हॉर्टिकल्चर, रेशम, कृषि, फायर ब्रिगेड, नगर पालिका, कृषि विज्ञान केंद्र वगैरह से समन्वय स्थापित किया जा रहा है। हवा का रुख तय करेगा कि वो किस ओर जाएंगे। अब बात बिहार की करते हैं। बिहार में 84 दिन बाद घर से निकलने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी के काम में व्यस्तता के बहाने अब कोरोना संकट की समीक्षा बंद कर दी। पिछले 3 दिन से नीतीश कुमार का हर दिन इस संकट पर अपने अधिकारियों के साथ रिव्यू के बाद जो प्रेस विज्ञप्ति आती थी वो अब बंद है। हालांकि नीतीश कुमार हर दिन घंटों पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक करते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव तय समय पर होंगे। नीतीश कुमार ही एनडीए के मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। उन्हें साफ किया गया है उनकी तरफ से कि चुनाव में मुद्दा उनके 15 साल बनाम लालू राबड़ी के 15 साल होगा। जरा नई पीढ़ी के लोगों को याद करा दीजिएगा, आज जो अनाप शनाप बोलते रहते हैं उनके सामने जरा उस समय का आईना रख करके बता दीजिएगा कि क्या स्थिति थी उस समय। अपने कार्यकाल की तारीफ के अलावा नीतीश बिहार को पुराने दिन याद दिलाने की कोशिश में हैं। निगाहें उनकी आने वाले चुनाव पर है, तो ये जरूरी है कि लालू राबड़ी के कार्यकाल की आलोचना की जाए। लेकिन लोगों को कष्ट दिया जाता था, समाज में भेदभाव पैदा किया जाता था, अपराध को बढ़ावा दिया जाता था। हम लोगों ने समाज में भेदभाव को मिटा करके आपस में प्रेम और भाईचारे का माहौल कायम करने का प्रयास किया है। वहीं आरजेडी का कहना है कि अगर नीतीश कुमार चाहें तो वो किसी भी मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से बहस करा लें, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार जी, हिम्मत हो तो चलो 15 साल बना 15 साल हमारी आपकी बहस हो जाए। असेंबलियों में भी बहस हुई है, वहाँ जवाब आपने नहीं दिया और मैंने जवाब दिया है। जब मैं विधायक ऐसे सवाल किया तो जवाब नहीं मिला, और सुशील मोदी से लेकर के जितने लोग थे, जितने भी सवाल करते थे, हम लोगों ने उचित जवाब उनको दिया, क्योंकि हम सच्चे थे, जन के हितैषी थे, हम खुले थे और हम लोग मान के चलते हैं
कि लोकतंत्र लोक लाज से चलता है। नीतीश कुमार दरअसल इसलिए अपने शासन के 15 साल बनाम लालू राबड़ी के 15 साल चाहते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके खिलाफ भी एक एंटी इनकम्बेंसी है जिसकी भरपाई लालू राबड़ी के शासनकाल के 15 वर्षों को याद दिलाकर किया जा सकता है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश में 15 महीने पुरानी कमलनाथ सरकार 20 मार्च 2020 को गिर गई। तब बीजेपी लगातार कहती रही कि कांग्रेस के अंदर असंतोष इसकी वजह रही, लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि सरकार गिरनी चाहिए, नहीं तो ये बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। हालांकि एनडीटीवी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। 2 दिन पहले अपनी इंदौर यात्रा के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने शहर की रेसिडेंसी कोठी में सावेर के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। इस कार्यक्रम में मीडिया के प्रवेश पर पाबंदी थी, लेकिन पहले उसका एक ऑडियो वायरल हुआ। सुनिए इसमें मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि सरकार गिरनी चाहिए, ये बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। और आप बताओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और तुलसी भाई के बिना सरकार गिर सकती थी क्या? और कोई तरीका नहीं। धोखा कांग्रेस ने दिया, धोखा तुलसी सिलावट ने नहीं किया, ज्योतिरादित्य जी ने नहीं किया। बाद में कांग्रेस प्रवक्ता के ट्विटर हैंडल से वीडियो ट्वीट हुआ। मध्य प्रदेश के राजनीतिक हलकों में शिवराज सिंह चौहान के कथित ऑडियो वीडियो ने कांग्रेस को नया हथियार दिया है। 3 महीने पहले कमलनाथ सरकार को सत्ता से बेदखल करने के बाद शिवराज ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिराने का आदेश पार्टी आला कमान से मिला था। शिवराज के इस खुलासे से कांग्रेस हमलावर हो गई है, अदालत जाने की बात कह रही है। 15 साल में इनको भ्रष्टाचार का खून लग गया था और ये जिस दिन से आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जनता ने जनादेश कांग्रेस को दिया और कांग्रेस तेज रफ्तार से जनहितैषी कार्यक्रम में लगी थी, उसी पहले दिन से इनकी नीयत खराब हो चुकी थी। शिवराज सिंह चौहान ने स्वीकार किया और ये कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने, हमने सबने मिलकर, केंद्र के नेतृत्व ने मिलकर, जेपी नड्डा और अमित शाह ने मिलकर सरकार गिराई। अभी तक वो डिनाई कर रहे थे और कह रहे थे कांग्रेस की पार्टी की इंटरनल फुहड़ताल थी। मैं मानता हूँ ये आपराधिक कृत्य है। हम बार बार कह रहे थे कि 1000 करोड़ के बजट से सरकार गिराई गई और केंद्र की सरकार के षड्यंत्र से गिराई गई, सहयोग से गिराई गई। वो सिद्ध हुई, सत्य हुई। मैं मानता हूँ इसमें विधि विशेषज्ञों की राय लेकर आगे बढ़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी। हालांकि बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह और दूसरे वरिष्ठ नेता बार बार ये कहते रहे हैं कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार गिराने में बीजेपी की कोई भूमिका नहीं है। खुद शिवराज सिंह चौहान ने कई बार हमसे कहा कि सरकार अपने अंतर विरोधों से गिरेगी। आप हमेशा कहते रहे कि अंतर विरोधों से गिरेगी, आप कोशिश नहीं करेंगे, तो आपको लगता है कि नहीं, हम बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है फिर से 3 गुट सक्रिय हो रहे हैं? कोई सिंधिया जी को चाहता है, कोई दिग्विजय जी को चाहता है। देखिए, हम बिल्कुल सक्रिय नहीं हो रहे। अब उनका काम, वो जाने क्या करते हैं, कैसे रहते हैं और क्या होता है। अब पार्टी के लिए ये नया हथियार झेलना मुश्किल है तो प्रवक्ता उसे हास्य बता रहे हैं। मुझे नहीं लगता वो उस ऑडियो को किस तरह से किसने लीक किया है, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच में हास्य विनोद ये परंपरा है, हमेशा से होती रही है। और सरकार गिरने की गंभीरता यदि जानना चाहते हैं कमलनाथ जी और कांग्रेस, तो कमलनाथ जी स्वयं बता चुके हैं कि मेरी सरकार दिग्विजय सिंह जी पर भरोसा करने के कारण गिरी है। जब उन्होंने स्वयं बोला है तो दूसरी किसी हंसी मजाक पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। और जब सरकार, एक लुटेरी सरकार की विदाई हो गई मध्य प्रदेश से, तो एक राजनीतिक दल होने के नाते हमारा धर्म बनता है कि सरकार का गठन कराया जाए। सरकार का गठन हुआ। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की मदद से सरकार बनाई है, जिन्होंने मार्च में कांग्रेस से बीजेपी में प्रवेश किया था। सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने और 22 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल होने के बाद कमलनाथ सरकार गिर गई थी। जो भारतीय जनता पार्टी ने करी है पिछले कई सालों में, आज ये साफ उभर के आ रही। चुनाव आयोग ने हालांकि अभी उपचुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की है, जो सितंबर में संभावित हैं। 230 सदस्य मध्य प्रदेश विधानसभा में वर्तमान में 206 सदस्य हैं, जिनमें 107 बीजेपी के हैं, कांग्रेस के 92 सदस्य हैं, 4 निर्दलीय
एक समाजवादी पार्टी और 2 बहुजन समाज पार्टी विधायक सरकार का समर्थन कर रहे हैं। वर्तमान में बहुमत का आंकड़ा 104 है। कांग्रेस के शासनकाल में मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे तुलसी सिलावट, जिन पर जिम्मा था राज्य को कोरोना की लड़ाई के लिए तैयार करने का, लेकिन वो खुद जाकर बीजेपी में शामिल हो गए। अब कांग्रेस इस ऑडियो वीडियो के वायरल होने के बाद कोर्ट जाने की बात कह रही है। हमें नहीं पता अदालत में उनकी बात सुनी जाएगी या नहीं, अदालत का क्या रुख होगा या इस पर क्या फैसला आता है, लेकिन इतना तय है कि जिस वक्त प्रदेश को कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होना था, उस वक्त हमारे चुने हुए नेता, मंत्रियों और विधायक अपने सियासी नफा नुकसान की लड़ाई लड़ने में व्यस्त थे, जिसकी वजह से कोरोना से हज़ारों लोग संक्रमित हुए और कई लोगों की मौत हो गई। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। असम के तिनसुकिया में ऑयल इंडिया के जिस तेल कुएं में पिछले 15 दिन से गैस के अनियंत्रित रिसाव के बाद लगी भीषण आग, वो अब तक बुझाई नहीं जा सकी है। इस आग को बुझाने की कोशिश में 2 दमकल कर्मियों की मौत हो चुकी है। मंगलवार को आग लग जाने के बाद इलाके में तनाव फैल गया और नजदीक के जंगल का हिस्सा भी और मकान और वाहन जल गए। स्थानीय लोगों ने गुस्से में आकर ऑयल कर्मचारियों पर हमला कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की ऑयल इंडिया के तेल कुएं में लगी आग की घटना के पीड़ितों को हर संभव मदद देने और स्थिति से निपटने में सहयोग का आश्वासन दिया। राजस्थान की बात करते हैं। कोरोना महामारी प्रकोप को देखते हुए राजस्थान गुजरात सीमा को सील कर दिया गया है। इसके बाद यहां बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। राजस्थान राज्य सरकार के निर्देश पर मवली, छपरी, मडार बॉर्डर को सील कर दिया गया है। ये बॉर्डर 1 हफ्ते के लिए सील किए गए हैं और सिर्फ पास वालों को ही एंट्री मिलेगी।